नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करीब 31 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद श्रीनगर में सीएम आवास न होने की और साथ ही साथ पाकिस्तान की टनल वाली साजिश की। पहले बात करते हैं सीएम आवास की। पिछले दिनों एक खबर सुर्खियों में आई कि महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री रहते अपने सरकारी आवास पर करीब 82 लाख रुपए की राशि खर्च की। इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने अपने खासतौर पर श्रीनगर वाले बंगलों पर कितनी राशि खर्च की और उसका क्या प्रभाव रहा, उससे पहले हम बात करते हैं दूसरे राज्यों की। हमारे देश में बहुत से नेता सादा जीवन उच्च विचार वाली सोच के रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर कम से कम सरकारी राशि खर्च की, सरकारी सुविधाओं का कम से कम उपभोग किया। लेकिन ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जिनको सरकारी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने में मज़ा आता है। इनकी पहली पसंद होते हैं सरकारी बंगले। जो सरकारी बंगला इनको मिलता है उसकी रेनोवेशन के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये सरकारी खर्चे का जमकर दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि ये पैसा इनकी जेब से नहीं जाना होता बल्कि सरकारी खजाने से जाना होता है। इसलिए इनको परवाह नहीं होती कि कितना पैसा इन सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। यह मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों तक या मंत्रियों तक सीमित नहीं है। दूसरे राज्यों में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्रियों ने और मंत्रियों ने अपने बंगलों की साज सज्जा पर, उसकी रेनोवेशन पर, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खूब पैसा खर्च किया है। अभी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास की साज सज्जा पर करीब 92 लाख रुपए खर्च किए। उससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सरकारी आवास पर करीब 38 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए करीब 28 बंगले या तो बनाए थे या फिर उनकी मरम्मत, उनकी रेनोवेशन करवाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने सरकारी आवास के लिए करीब 3 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए थे। जब करीब 73 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री आवास पर खर्च हो चुकी थी तो यह मुद्दा सार्वजनिक हो गया और विपक्ष ने इस फजूल खर्ची के लिए मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को आड़े हाथों लिया और तब जाकर मुख्यमंत्री ने वो जो 3 करोड़ रुपया सरकारी आवास पर खर्च होना था उस अलॉटमेंट को, उस अधिसूचना को रद्द किया। अपने सरकारी आवास को चमकाने के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी अपने सरकारी आवास का फेस लिफ्टिंग कराया है। जो कर्नाटक के पिछले मुख्यमंत्री कुमारस्वामी थे वो तो 5 स्टार होटल में ही रहते रहे, वो तो सरकारी आवास में आए ही नहीं थे। अब हम बात करते हैं केरल की। वहाँ मुख्यमंत्री पिनायरी विजयन ने अपने खुद के और अपने मंत्रियों के बंगलों की रेनोवेशन पर करीब 90 लाख रुपए खर्च किए। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ आगे निकले। उन्होंने अपने खुद के बंगले की रेनोवेशन पर ही करीब 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा जो मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले थे उनकी रेनोवेशन पर करीब 3 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब हम लौट कर आते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्यमंत्री रहते सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने ही अपने सरकारी आवास पर 82 लाख रुपए खर्च नहीं किए, बल्कि इससे पहले मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू और श्रीनगर दोनों सरकारी आवासों पर को मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब 4 करोड़ 59 लाख रुपए रेनोवेशन पर खर्च किए थे। इसमें जो जम्मू वाला आवास है वहाँ तो सिर्फ करीब 60 लाख ही खर्च किए थे।
लेकिन श्रीनगर वाले आवास पर करीब 3 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कोई मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से लेकर 2015 तक जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने श्रीनगर में अपने सरकारी आवासों पर करीब 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। अगर कोई मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं तो यह राशि कहां खर्च हुई? दरअसल ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे उन्होंने श्रीनगर में गुपकार रोड पर जो उनको सरकारी आवास अलॉट हुए थे उन्हीं को ही मुख्यमंत्री आवास के तौर पर इस्तेमाल किया। अब अगर कोई एक स्पेसिफिक जगह हो जिसको मुख्यमंत्री आवास का दर्जा प्राप्त हो तो सत्ता जाने के बाद वो जगह छोड़नी पड़ती है। जैसे जम्मू में वजारत रोड पर मुख्यमंत्री आवास है, जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री आता है तो पहले को वो जगह खाली करनी पड़ती है, लेकिन श्रीनगर में ऐसा नहीं है। श्रीनगर में जो गुपकार रोड पर अलग अलग नेताओं के बंगले हैं उन्होंने उनको ही मुख्यमंत्री आवास के तौर पर इस्तेमाल किया, और जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना तो उसने अपने सरकारी आवास को मुख्यमंत्री आवास के तौर पर इस्तेमाल किया, और जो ये रेनोवेशन का पैसा है वो अपने जो सरकारी आवास को के ऊपर खर्च किया। तो इस प्रकार उनको ये लगा कि भाई जो ये हमारा सरकारी आवास है ये तो मुख्यमंत्री पद जाने के बाद भी हमारे पास ही रहेगा, इसलिए इसकी रेनोवेशन अच्छे से हो जाए तो हमें बाद में भी इसका लाभ मिलेगा। अब नई जो जम्मू कश्मीर सरकार आई है, जम्मू कश्मीर प्रशासन है, अब हो सकता है मुख्यमंत्रियों से भी ये बंगले छुड़ाए जाएं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपना बंगला छोड़ दिया है, तो इस प्रकार से इनसे छुड़ाने का सिलसिला शुरू किया है। अगर ये बंगले छूट जाते हैं तो ये जो पैसा इन्होंने अपना समझ के खर्च किया था, अपने बंगले समझ के खर्च किया था, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और अभी भी जो संपदा विभाग जो एस्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का है उसकी लिस्ट में करीब 80 ऐसे वीआईपी बंगला हैं जिनको खाली करवाया जाना है। पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया तो बहुत सारे वीआईपीज को अपने जो सरकारी आवास हैं वो छोड़ने पड़े थे। अभी भी ये लिस्ट अभी लंबी है, तो देखना है कि ये जो सरकारी आवास पर सरकारी पैसा यह सोचकर खर्च किया गया था कि ये सुख सुविधाएं उनके परिवार के लिए आगे भी जारी रहेंगी, तो वो होता है उसका क्या बनता है, क्या ये सरकारी आवास उनसे छूट जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश की। आज भी एक सुरंग बोबिया गांव में मिली, सांबा सेक्टर में है, और ये जो सांबा कठवा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर का ये एरिया रहा है इसमें लगातार सुरंग मिलने का सिलसिला जारी रहा है। तो पिछले नवंबर में जब एक सुरंग मिली थी और उस सुरंग के जरिए भारत में घुसे 4 आतंकवादी बहुत असले के साथ जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे थे। जब ये लोग नगरोटा के पास बन टोल प्लाजा पर पहुंचे तो हमारे सुरक्षा बलों ने इन 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, और वो जो असला इनके पास हथियार थे वो सारे बरामद कर लिए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सुरंग बार बार मिलती हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इन सुरंगों के माध्यम से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाता है आतंकवादियों की, और साथ ही साथ एक सिलसिला जो पिछले कुछ समय में शुरू हुआ है ड्रोन के माध्यम से हथियार फेंकने का। हम ये देखते हैं कि एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, चाहे वो आर्मी है या बीएसएफ है,
इनकी मुस्तैदी के कारण अब आतंकवादियों की घुसपैठ बहुत मुश्किल हो गई है और उनके लिए जो हथियार लेके आना वो बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कभी ड्रोन के माध्यम से जम्मू के जो है सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे हथियार गिराए जाते हैं। ऐसे कई ड्रोन को भी बीएसएफ ने नेस्तनाबूद किया है और इन जो सुरंगों के माध्यम से जो घुसपैठ करवाई जाती है, इन साजिशों को भी बीएसएफ ने बार बार जो है वो नेस्तनाबूद किया है, इनको नाकाम किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जम्मू संभाग के ये जो कठुआ सांबा जो ज़िले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ते हैं, यहाँ पहले भी बहुत बार इसी प्रकार की सुरंग मिलने का सिलसिला चलता रहा है। अब कोई भी सुरंग जो है वो रातों रात तो बन नहीं जाती। इसके साथ ही उससे जो निकला हुआ मलबा है वो भी कहीं ना कहीं फेंका जाता होगा। तो ऐसे में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको और ज़्यादा चौकस होने की ज़रूरत है। आज बीएसएफ हो या आर्मी हो या जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके पास भी अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं जिनके तहत वो अपनी चौकसी कर रही हैं। तो ऐसे में एक ही स्ट्रेच पे बार बार सुरंग मिलना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इसके लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको और चौकस होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन इलाकों में ये सुरंग मिलती हैं उन गांवों के लोग बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो हमेशा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े हैं। अगर इस इलाके में भी हम ये जो साजिश पाकिस्तान की है इसको नहीं रोक पाते हैं तो उन इलाकों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जहां पे लोग भी शायद उस ढंग से सुरक्षा एजेंसियों के साथ नहीं हैं जहां जितना इस इलाकों में है। ऐसे में हमें और ऐसे उपकरण इजाद करने पड़ेंगे जो जमीन के नीचे भी हो रही जो कार्रवाइयां हैं दुश्मन की उन पर अंकुश लगा सकें और इन चीजों को समय रहते रोक सकें। अन्यथा जो भारत विरोधी ताकतें हैं जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं, समर्थित हैं, ये भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती हैं। जिस प्रकार से नवंबर में इसी प्रकार की एक सुरंग से होकर निकले 4 आतंकवादी, अगर उनको नगरोटा में ढेर ना किया गया होता तो वो कश्मीर में जाके किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। तो इसी प्रकार की गतिविधियां ना हों, इसके लिए हमें वो जो सुरंग वाली जो साजिश है उसको जड़ से वहीं पे रोकना पड़ेगा, जड़ से ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको और चौकस होने की ज़रूरत है। जय हिंद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.